हे एवरीवन, वेलकम टू द करेंट अफेयर सीरीज ऑफ डिकोड यूपीएससी विद मी। तो आज हम लोग 26 मई के द हिंदू का डेली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें से 6 टॉपिक है जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया फाइनेंस कमीशन, दूसरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन, तीसरा हो गया वाटर गवर्नेंस, फोर्थ हो गया डेथ कॉज्ड बाय द लाइटिंग, फिफ्थ वन इज द वोल्केनो इरप्शन इन जापान, और इसके बाद 6th नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मटेरियल एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन 6 टॉपिक से रिलेटेड ये मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। तो पिछले क्लास में जो 25 मई का करेंट अफेयर था, ठीक है, उससे रिलेटेड ये प्रीलिम का मैंने क्वेश्चन दिया था, तो ये 6 का आंसर है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ब्रिजिंग द ट्रेड एंड ट्रस्ट बैरियर। तो पहला देखिए कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन जो 2022 में बने थे, इक्टा, दैट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ओके, जिसके तहत क्या किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे मार्केट को ओपन कर देता है कि इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करना चाहे मेरे मार्केट में कर देगा। ठीक है, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जितना चाहे उतना सारे चीज़ों को हमारे इंडिया में बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके, हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। हम लोग क्या अलाउ करते हैं, सिलेक्टिव टैरिफ रिडक्शन, कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ों पे टैरिफ को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि अगर हम लोग मतलब कि इंक्रीज कर देंगे, मतलब फुल्ली अगर एक्सेस दे देंगे अपने मार्केट का, तो वो क्या है, वो ग्रेटर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इस तरह हमारे यहाँ जो मतलब कि चीप रेट पे वो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया में, तो जो हमारे पास स्मॉलर फार्मर है वो वल्नरेबल है और वो इकोनॉमिकली हर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट को बढ़ाने की बात की जा रही है, इसको एलिवेट करने की बात की जा रही है टू द कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, जिसका एम है ट्रेड को और व्यापक करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना दोनों कंट्री में, और टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन करना बिटवीन द बोथ कंट्री। की आर्गुमेंट ऑफ द आर्टिकल देखिए, तो इस आर्टिकल में क्या बात की गई है। इस आर्टिकल में यही बात किया गया कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन टैरिफ कंसेशन, बोथ कंट्रीज शुड बिल्ड कंप्लीमेंट्री पार्टनरशिप पे काम करना चाहिए। कंप्लीमेंट्री पार्टनरशिप कहने का मतलब कि जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया से वो मुझे मिल जाए, और जो ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरत है हम ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई कर पाएँ। ठीक है, दैट इज नोन एज कंप्लीमेंट्री पार्टनरशिप। सेकेंड वन इज द इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन, हम भी वहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, टेक्नोलॉजी का शेयरिंग हो दोनों कंट्री में। एरियाज ऑफ कॉपरेशन जो अभी जो चल रहा है उसमें किस किस एरिया में हम लोग कॉपरेट करते हैं एक दूसरे कंट्री का, तो एक करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। ऑस्ट्रेलिया के पास मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो वहां से हम लोग सीख सकते हैं प्रिसीजन फार्मिंग, वाटर को कैसे मैनेज करें, मैक्सिमम इफिशियंसी तक यूज कर पाएं। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब काम करता है, तो यहाँ पर भी हम कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये सीख लेंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को हम लोग सीख लेंगे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कैन इन्वेस्ट इन द स्टोरेज फैसिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, एग्रीकल्चरल टेक स्टार्टअप्स एंड द फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। बायोसिक्योरिटी स्टैंडर्ड कि हमारे पास म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए सैनिटरी एंड द फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स का। तो दो टाइप के बैरियर होते हैं, एक तो होता है आपको टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो टैरिफ बैरियर्स में क्या होता है कि आप पैसे ज़्यादा लगा दोगे, मतलब टैक्स ज़्यादा लगा देंगे। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब कि एक आप फिक्स रखेगा कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में XYZ कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको बोलेंगे फाइटोसैनिटरी एंड सैनिटरी। ठीक है, सैनिटरी एंड द फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन का, कि इंडो पैसिफिक में हमारा स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफिकेशन होगा, कि अलग अलग कंट्री से हम अगर अपना ट्रेड करेंगे तो सप्लाई चेन क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा। रिजिलियंट ट्रेड नेटवर्क होगा। ठीक है, और क्वाड में कॉपरेशन होगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड में 4 कंट्री है, यूएसए है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर बायलैटरल ट्रेड अच्छा होगा, बायलैटरल रिलेशन अच्छा होगा, तो ओवरऑल हमारा क्वाड का रिलेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, ये यूपीएससी पेपर 2 और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से रिलेशन मतलब इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में पूछा जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में, इंडो पैसिफिक में और ट्रेड डिप्लोमेसी में। जीएस 3 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से और सप्लाई चेन से। मेंस के कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है शुड बी मूव्ड बियॉन्ड द ट्रेड नेगोशिएशन। वो केवल ट्रेड नेगोशिएशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके परे होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री पार्टनरशिप पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सके, इन्वेस्टमेंट का ट्रांसफर हो सके और रिजिलियंट सप्लाई ऑफ चेन हो, दैट लेड टू द सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल कॉपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज द फाइनेंस कमीशन
ट्रांसफर एंड द इक्विटी इशू। देखिए इस आर्टिकल में बात क्या किया गया है कि जो भी फाइनेंस कमीशन बना है अंडर आर्टिकल, हमें पता है कि फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 279A कौन इसका अपॉइंटमेंट करता है, चेयरपर्सन को तो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। और अंडर आर्टिकल 280 इनको ये पावर मिला है, ठीक है, कि ये रिकमेंड कर सकते हैं, पावर बाइंडिंग नहीं है, ये केवल रिकमेंड कर सकते हैं सेंटर को कि जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से कितना परसेंट स्टेट को शेयर देना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल में ये 41% शेयर, मान लीजिए कि 100 रुपया कलेक्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें से 41 रुपया किसको दिया जाता है, पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। दूसरा ग्रांट इन एड भी को भी ये रिकमेंड करते हैं। तो ग्रांट इन एड अगर आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलिटी में एक टॉपिक होता है सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन होता है, ठीक है। उसमें फाइनेंशियल रिलेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपको स्टेचुटरी ग्रांट, स्टेचुटरी ग्रांट, ठीक है, यह आता है आपको आर्टिकल नंबर 275 में। इसके तहत क्या होता है कि पार्लियामेंट स्टेट को पैसे देता है, ठीक है। क्यों देता है भाई, जो फाइनेंशियल नीड में हो, ऐसे स्टेट जो फाइनेंशियल नीड में है, ठीक है, तो उनको सपोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 275, दैट इज स्टेचुटरी ग्रांट। सेकेंड वन इज द डिस्क्रेशनरी ग्रांट, दूसरा क्या है, डिस्क्रेशनरी ग्रांट है, ठीक है। डिस्क्रेशनरी जैसे कि नाम ही बता रहा है कि क्या होगा, ये सेंटर के डिस्क्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई उन पे दबाव नहीं बना सकता है सेंटर पे कि तुम पैसा ही दो, ये सेंटर के डिस्क्रेशन पे डिपेंड करेगा कि वो स्टेट को फाइनेंशियल बेल आउट दे सकता है या नहीं, ठीक है। और ये दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 282, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन, फेडरलिज्म का मतलब जहाँ पे पैसे का एक्सचेंज हो, तो फिस्कल फेडरलिज्म जो पैसे यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है टैक्स, उसको सारे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस बेसिस पे होता है, तो ये आपको होता है, आपको दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि सेंटर कितने पैसे अर्न कर रहा है, 100 रुपये अर्न कर रहा है तो अभी 41 रुपये पूरे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हम हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेट में किस किस पैरामीटर पे, कि हमें बिहार को कितना देना है, हमें यूपी को कितना देना है, हमें कर्नाटका को कितना देना है, हमें तमिलनाडु को कितना देना है, किस पैरामीटर पे ये डिसाइड होगा कि किस स्टेट को कितना दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए पैरामीटर है हमारे पास। 15 फाइनेंस कमीशन ये रिकमेंड करती थी, अभी 16 फाइनेंस कमीशन ये चेंज होके ये हो गया। जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे 17.50% इसका कंट्रीब्यूशन है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 10%, एरिया कितना है उस स्टेट का, उस पर 10%, फॉरेस्ट कवर कितना है उस स्टेट में, उस पर 10%, पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, 42.50% उसका कंट्रीब्यूशन है। टैक्स और फिस्कल एफर्ट पहले 2.50% था, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि नए वाले में इसको हटा दिया गया, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है कि कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है उस स्टेट से, उसके बेसिस पे उसको सेंटर से ग्रांट नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब सेंट्रल से डिवोल्यूशन नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सेंट्रल जीडीपी में, उस पे यहाँ पे 10% कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये पैरामीटर ध्यान में रखिएगा, ये आप देख ही रहे हैं कि प्रीलिम किस नेचर का होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने में क्या है कि ये दो चीजों को ध्यान में रखिए, 17.50 पॉपुलेशन पे, 42.50 पर कैपिटा जीएसडीपी पे, बाकी चार फैक्टर को 10-10% कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इशू क्या हो रहा है, इशू ये हो रहा है कि जो सॉदर्न स्टेट हैं वो बोल रही है सेंटर से कि भाई हम लोग बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन लिटरेसी में हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग मतलब कि पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन भी हमारे पास कंट्रोल हो रहा है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे हैं, ठीक है, हम साइंस एंड टेक में भी आगे हैं, हम बेटर परफॉर्म भी कर रहे हैं, ठीक है, हम पर कैपिटा जीडीपी भी मतलब कि जीडीपी में भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, अनफेयर क्यों हो रहा है कि नॉर्दर्न स्टेट को आप लोग ज़्यादा पैसे दे रहे हो, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उसको सेंटर से ज़्यादा डिवोल्यूशन मिल रहा है, सॉर्दर्न स्टेट को कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या आप किस बेसिस पे ये कर रहे हो, ठीक है। इनकम डिस्टेंस यहाँ पे ये ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे ये कम मिल रहा है, ठीक है। और उल्टे क्या हो रहा है, सेस और सरचार्ज जो कि 15 से 20% पूरे टैक्स, सेंट्रल टैक्स का कंट्रीब्यूट होता है, इसमें से 1 रुपया भी स्टेट को नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, सॉदर्न स्टेट पूछ रहे हैं नॉर्दर्न सेंटर से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन ने ये जो मतलब कि अल्टरनेटिव निकाला, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा,
ये वाला, ठीक है, कि ये कुछ अल्टरनेटिव निकाला कि पर कैपिटा जीएसडीपी पे भी डिपेंड करेगा, कितना आप लोग मतलब कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल जीएसडीपी शेयर पे डिपेंड करेगा, फिजिकल परफॉर्मेंस पे, टैक्स एफर्ट पे और गवर्नेंस आउटकम पे। इसके मेंस में हम लोग लिख सकते हैं कि अ बैलेंस्ड फिस्कल कमीशन फ्रेमवर्क मस्ट रिकॉन्सिल इक्विटी। इक्विटी तो मेंटेन ही रखो। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है कि चाहे वो बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, ठीक है, दोनों को कुछ ऐसे मतलब की सहूलियत देना, सबको एक पैरामीटर पे ला देना, दैट इज नोन एज इक्विटी, ठीक है। इक्विटी में क्या होता है कि जिनके पास ज़्यादा है उनको नहीं दिया जाएगा, जिनके पास कम है उनको दिया जाएगा, कि ताकि जिनके पास पहले ज़्यादा था और जिनके पास पहले कम था, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाया जाए, दैट इज नोन एज इक्विटी, ठीक है। दूसरा, विद द इफिशियंसी सपोर्टेड बाय द इफिशियंसी। दूसरा ये बोल रहा है बैलेंस्ड फाइनेंस कमीशन फ्रेमवर्क मस्ट रिकॉन्सिल द इक्विटी। एक बैलेंस फाइनेंस कमीशन को क्या चाहिए कि इक्विटी को भी मेंटेन करो, उसके साथ साथ इफिशियंसी को भी मेंटेन करो, कि जो ज्यादा इफिशियंट है स्टेट उसको भी तुम क्या करो, इंसेंटिवाइज करो, ठीक है। सपोर्टिंग पुअरर स्टेट व्हाइल आल्सो इंसेंटिवाइजिंग द फिस्कल डिसिप्लिन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये आपको जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिस्कल फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, फाइनेंस कमीशन जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 3 में फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस एंड द रीजनल इनइक्वालिटी में आएगा। अच्छा ठीक है। थर्ड हमारा टॉपिक है वाटर गवर्नेंस इन द पेरी अर्बन एरियाज। अब देखिए पेरी अर्बन एरियाज क्या होता है? पेरी अर्बन एरियाज ऐसे एरिया होते हैं ना जो कि ना तो टोटली रूरल हो, ठीक है, ना टोटली आपको अर्बन हो, ऐसा जो रूरल से बढ़ के हो और अर्बन से थोड़ा कम हो, ऐसा रूरल एरिया, ठीक है, जो अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा हो उसको बोलेंगे पेरी अर्बन एरियाज, ठीक है। जहां पे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, मिक्स लैंड यूज हो रहा है, आपको फार्मिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री सेटअप के लिए भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, विद गवर्नेंस सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्लैश हो रहा है कि किसकी पावर होगी, इसको हम लोग रूरल कंसीडर करें या अर्बन एरिया कंसीडर करें। अगर रूरल कंसीडर करेंगे तो पंचायत का मतलब कि रूल होने लगेगा, अगर अर्बन करें तो म्युनिसिपलिटी आने लगेगी, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है कि किसका यहाँ पे कंट्रोल होगा। इनएडिक्वेट वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज, और ये कहाँ पे होती है? मोस्टली जो एरिया होती है उनके आउटस्कर्ट्स में होती है। जैसे मेन सिटी हो गया आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी जो हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे क्या है आपको? मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, ठीक है। तो ये सारे किस में आएंगे? पेरी अर्बन एरियाज में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या हो रहा है? इशू ये हो रहा है कि वाटर की कमी हो जा रही है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ना। आप अर्बन को भी सप्लाई कर रहे हो, आप मान लो कि ये मेरठ हो गया, मेरठ से अगर सप्लाई करना है दिल्ली को पानी तो दिल्ली को भी सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे नए फैक्ट्री लगा रहे हो, फैक्ट्री को भी सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो उसको भी सप्लाई कर रहे हो, लोग रह रहे हैं उसको भी सप्लाई हो रहा है। तो इसलिए वाटर की स्कैर्सिटी हो जा रही है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो जा रहा है क्योंकि मल्टीपल यूजेज है, ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है ग्राउंड वाटर से। पुअर सीवेज मैनेजमेंट है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कंफ्यूजन है कि रूरल का कंट्रोल होगा या अर्बन का कंट्रोल होगा। अनइक्वल एक्सेस टू द पाइप्ड वाटर, दे बिकम द मिसिंग मिडिल इन द वाटर गवर्नेंस। पेरी अर्बन एरियाज के लिए ये यूज हुआ है मिसिंग मिडिल, कि ये बीच के बीच वाली ये बन के रह गए, ना तो टोटली अर्बन है ना टोटली ये रूरल है, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि मेंस में लिखने के लिए ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स आपको फेच करेंगे। कि चैलेंज इसमें क्या है कि गवर्नेंस वैक्यूम है, नहीं मतलब कि वहाँ पे हो पा रहा है कि रूरल का कंट्रोल है या अर्बन का कंट्रोल है, ठीक है। ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन है, पुअर सैनिटेशन है, अर्बन बायस है, ठीक है, कि सिटी मतलब जो भी यहाँ पे पानी है वो सिटी में डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। क्लाइमेट का स्ट्रेस है, ये तो सारा प्रॉब्लम हो ही रहा है, उसके साथ साथ फ्लड भी आ रहा है, तो इरेटिक रेनफॉल हो रहा है। जैसे अभी देख रहे हैं कि मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है, ठीक है। फ्लड हो रहा है, इरेटिक रेनफॉल है, ड्राउट है, ये और कंडीशन को वर्सन कर दे रही है। कुछ इसमें मतलब कि क्या क्या पॉलिसी है जो इसको सुधार सकती है। तो एक तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अच्छे से आप इंप्लीमेंट करो कि वो अर्बन है तो 74th लगाओ, अगर रूरल है तो 73rd लगाओ, ठीक है, कि अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 74th, जो कि कब आया था? 1993 में आया था। जन जीवन मिशन को स्ट्रेंथन करो, जो कि सारे मतलब रूरल एरिया में पानी सप्लाई करने के लिए नल से पानी सप्लाई करने के बारे में बात करते हैं कि 2024 तक होना था, ठीक है। ये आया था 2019 में। स्वच्छ भारत मिशन पहला वाला आया था 2014 में और सेकंड वाला आया 2021 में, ठीक है। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, जो भी ग्रीन कलर से पेंटेड है वही केवल प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे समझने के लिए और मेन सेंसर राइटिंग के लिए। तो क्या इसका सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम का? तो पहले इंस्टीट्यूशन को क्लियर करो कि वहाँ पे किसका गवर्नेंस होगा, रूरल का या अर्बन का।
वाटर सिक्योरिटी को मेंटेन करो, कि प्रोटेक्ट करो लोकल वाटर बॉडी को और कैचमेंट एरिया को, ठीक है, उनको रिचार्ज करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करवाओ, कम्युनिटी बेस्ड वाटर मॉनिटरिंग होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए कि फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, रेगुलेटेड डीस्लजिंग सिस्टम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए कि डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, रीयूज कीजिए वाटर लोकली, और फाइनेंस भी प्रोवाइड कीजिए, ट्रीट द पेरी अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एज द स्ट्रेटजी, ये पेरी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डालिए, ठीक है, और इसको फाइनेंस प्रोवाइड कीजिए। अब देखिए यूपीएससी में जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो उसमें कुछ की पॉइंट हमें जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं इस कलर से हमेशा हर एक टॉपिक में लेके आऊँगा, जहाँ जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा तो इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको मतलब क्या होगा ना कि ऐसे ऐसे वर्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो मेंस में हमें एक्स्ट्रा मार्क फेच होंगे, और हमारे लेंथ को अगर मान लीजिए एक सेंटेंस इतना लिखना है, 2 सेंटेंस, उसके बदले में मिसिंग मिडिल लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, रिड्यूस भी करेगा और हमारे वर्ड्स को रिड्यूस करेगा और हमारे मैसेज को थोड़ा अच्छे तरीके से कन्वे करेगा एग्जामिनर को। मिसिंग मिडिल हो गया, वाटर एनर्जी फूड एक्सेस हो गया, फूड नेक्सेस हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कम्युनिटी लेड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि इफेक्टिव पेरी अर्बन गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। पेरी अर्बन वाटर गवर्नेंस को इफेक्टिवली अगर हम मैनेज कर पा रहे हैं तो ये जरूरी है, किस लिए, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए, सोशल इक्विटी के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए और लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी इन इंडिया में मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेथ कॉज्ड बाय द लाइटिंग हैव बीन कंसिस्टेंटली राइजिंग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक डेटा निकाला है जिसमें ये बता रहे हैं कि लाइटिंग से डेथ बढ़ रहा है। 1975 से 2024 के बीच में 1 लाख डेथ हो चुका है, ठीक है, और ये 2005 से बढ़ते जा रहा है। 2016 में अकेले 3,315 लाइटिंग डेथ हुआ है, ठीक है क्या, और मेजर इफेक्टेड एरिया नॉर्दर्न है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये लाइटनिंग से डेथ इंक्रीज क्यों हो रहा है? पहला काम की क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट फ्लक्चुएट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी हो जा रही है, ठीक है, कन्वेक्टिव एक्टिविटी हो जा रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, लीड्स टू द मोर थंडरस्टॉर्म्स एंड द लाइटिंग एंड दिस लेड टू द डेथ ऑफ द पीपल। लैंड यूज चेंजेज, जैसे क्या हो रहा है, हम लोग पेड़ लगा नहीं रहे, पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, पेड़ बचाने जो जा रहा है वहाँ पे काट के सफाया करके फैक्ट्री लगा रहे हैं। भाई साहब नेचर के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो नेचर हम पे तो रेसिप्रोकेट तो करेगा ही, ठीक है। डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, अल्टर्ड कर दे रहे हैं, लैंड कैसे पहले यूज होता था अब उसके यूज को अल्टर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लोकल वेदर को चेंज करेगा। आउटडोर वर्कफोर्स, सबसे ज़्यादा वो लोग इफेक्ट है जो कि बाहर काम करते हैं, जैसे फार्मर हो गए, लेबर्स हो गए, रूरल पॉपुलेशन। पुअर अवेयरनेस है, लोगों में अभी भी ये नहीं पता है, अवेयरनेस कम है कि जब लाइटनिंग और थंडर आए तो पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए, ट्री के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो ट्री के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग के नीचे रहते हैं कि अपने आप को सेफ रखेंगे, लेकिन वो सेफ होता नहीं है। गवर्नमेंट का मेजर है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है कि थंडर स्टॉर्म्स का फोरकास्ट करना चाहिए, पहले ही बताना चाहिए, ठीक है, रियल टाइम अलर्ट्स देना चाहिए। दामिनी ऐप डेवलप किया गया है जो कि एक मोबाइल ऐप है जो प्रोवाइड करेगा आपको अलर्ट रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है, भोजपुरी हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, मराठी हो, इन सारे लैंग्वेज में करेगा दामिनी ऐप। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन स्प्रेड करना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या डाल सकते हैं कि स्ट्रेंथन करना चाहिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को, इंटीग्रेट करना चाहिए लाइटिंग सेफ्टी इनटू द स्कूल करिकुलम। लाइटिंग सेफ्टी कैसे हम लोग लाइटिंग से बचे, ये स्कूल करिकुलम में ही बताया जाना चाहिए। ये हजार्ड का एक जो टॉपिक होता है, ठीक है, वो स्कूल करिकुलम में ही डाला जाना चाहिए। कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन को स्प्रेड करना चाहिए, क्लाइमेट रिजिलियंट डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड स्टेट एजेंसीज। कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम रिएक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स टू द प्रोएक्टिव। बाद में रिएक्शन होने से अच्छा है कि हम लोग पहले ही प्रोएक्टिव हो जाएं कि ताकि वो घटना हो ही नहीं, ठीक है। प्रोएक्टिव लाइटनिंग रिस्क मिटिगेशन थ्रू द टेक्नोलॉजी का यूज करके, अवेयरनेस को फैला के और क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रक्चर बना के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वोल्केनो इरप्शन इन जापान, ठीक है। तो अभी फिलहाल में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है जापान में जिसका नाम है माउंट टोकाची। कहाँ पे? ये जापान में। ये ध्यान में रखिएगा डोरमेंट वोल्केनो, एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये डोरमेंट है, ठीक है। और किस प्रकार का है? स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है। और ये जापान कहाँ पे लाई करता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को हम लोग पहले देख लेते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये वाला रेड कलर वाला है, ठीक है, कि ये सारे ऐसे हैं जहाँ पे
वर्ल्ड का मोस्ट वोल्केनो और अर्थक्वेक जहाँ पे अकर करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे प्लेट एक जगह कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के इसमें मूवमेंट होते हैं। उसमें से एक होता है कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाता है तो यहाँ से मैग्मा निकलता है, अर्थक्वेक ऑकर होता है, ठीक है, मूवमेंट से। और कौन कौन सा प्लेट है? पैसिफिक प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इसमें क्या हो रहा है? कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण से वोल्केनो और अर्थक्वेक ज़्यादा इन एरिया में आते हैं। इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे पड़ता है, डेथ होता है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा, ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब कर देगा, एग्रीकल्चर लॉसेस होगा, इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट आएगा, एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, टेम्पोररी क्लाइमेट इफेक्ट होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम हमें लाना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करो, हजार्ड की मैपिंग करो कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा ये सब हो रहा है, इवैक्यूएशन प्लानिंग करो, पहले ही सतर्क हो जाओ कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से इवैक्यूएट करके कहीं दूसरे जगह सेफेस्ट जगह पे लोकल पीपल को लेके जाया जाएगा। रियल टाइम सेस्मिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस एंड ड्रिल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी कंट्री लाइक करती हैं, ये भी यूपीएससी में पूछ सकता है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड से स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखिएगा कि मैप अगर आपको ध्यान है तो मैप से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आप लोग पकड़िए ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, ठीक है, और आप पकड़िए यहाँ पे कि अमेरिका वाला, ये ऑस्ट्रेलिया वाला, रसिया, चाइना वाला रीजन हो गया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका को क्रॉस करके साउथ अमेरिका आएगा। ये सारे कोस्टल जो भी कंट्रीज हैं वो सारे आ जाएंगे आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे। न्यूजीलैंड हो गया, पपुआ न्यू गिनीना हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड चिली। इसके कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ, एक और ध्यान में रखिएगा, लहर वर्ड पूछ सकता है कि लहर क्या होता है। तो जब ये वोल्केनो यहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से वोल्केनो निकलेगा तो ये जब वाटर के साथ मिलेगा, इसका मड फ्लो होगा वोल्केनो का, ठीक है, और वो जब वाटर के साथ मिलेगा तो दोनों के कॉम्बिनेशन को लहर बोला जाता है, ठीक है। कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वोल्केनिक डिजास्टर हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्टोनिक अवेयरनेस। ये वोल्केनिक डिजास्टर या कोई भी डिजास्टर आए तो ये हमें क्या दिखाता है कि हमें टेक्टोनिक, स्पेसिफिकली अगर वोल्केनिक डिजास्टर आ रहा है तो इसमें क्या है कि टेक्टोनिक के कारण हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण। तो टेक्टोनिक का अवेयरनेस हमें होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक मॉनिटरिंग इसका करना चाहिए, ठीक है, रिजिलियंट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए कि इसका मिटिगेशन किया जा सके, ठीक है, और कम से कम इससे क्षति हो। अगला टॉपिक है आपको वाई इंडियन रूपी इज फॉलिंग। तो मैं ये 23 मई का एनालिसिस करा रहा था तो उसमें सेम टॉपिक था, इसलिए वहीं पे हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे मैं नहीं करा रहा हूँ, बस इसको रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि इंडियन रूपी क्यों गिर रही है। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी ये वेस्ट एशिया में लड़ाई चल रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण से क्या हो रहा है कि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो हमें किस चीज़ में प्राइस खरीदते हैं? ये डॉलर में खरीदते हैं, तो डॉलर का डिमांड अगर बढ़ेगा तो रुपीज़ क्या होगा? घटेगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ये रीजन हो गया। थर्ड रीजन कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा निकाल के वैसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, जैसे यूएस में, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जो कि इंडियन रूपी को फॉल करा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द फिजिसिस्ट्स आर फाइंडिंग न्यू वेज टू मेक इलेक्ट्रॉन्स एक्ट स्ट्रेंजली। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो अपने नॉर्मल बिहेवियर में क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर नॉर्मल बिहेवियर रहेगा तो दोनों में नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, और दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, इसको क्वांटम मटेरियल में यूज करके बहुत माइक्रो फ्रैक्शन चार्जेज इसका यूज करके अपने टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ताकि साइंस एंड टेक में हम भी आगे बढ़ें। कैसे? इससे क्या होगा कि अगर इसको हम क्वांटम मटेरियल में यूज करेंगे तो अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर हो जाएगा, बेटर सुपर कंडक्टर डेवलप कर पाएंगे, एडवांस्ड सेंसर डेवलप हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, ठीक है। स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ठीक है, ये दोनों सेपरेट इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं, सेपरेट पार्टिकल की तरह काम करते हैं। लेकिन जब ये क्वांटम मटेरियल में होते हैं, बहुत से फ्रैक्शन ऑफ चार्जेज उसका यूज करते हैं, यूनिट चार्जेज नहीं यूज करके और फ्रैक्शन ऑफ चार्जेज इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है कलेक्टिवली। दो इलेक्ट्रॉन एक ही तरह काम करेगा। दे में मूव लाइक अ लिक्विड, ये पानी की तरह लिक्विड की तरह मूव करने लगेगा उस टाइम, ठीक है।
तो उस टाइम रेसिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। दे कैन स्प्लिट इनटू अ फ्रैक्शनल पार्टिकल, छोटे 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 टुकड़ों में कट सकता है, टूट सकता है। दे में लूज इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो देगा और वो एनोमेलस बिहेवियर करने लगेगा, ठीक है, जो कि हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने में, क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद करेगा, ठीक है। दिस क्रिएट द एक्जोटिक स्टेटस ऑफ मैटर। इसमें एक वर्ड है जो पूछ सकता है कि FQHE क्या होता है, दैट इज फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को हम एक्सट्रीम कंडीशन में डालेंगे, जैसे कि बहुत लो टेम्परेचर पे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पे और थिन लेयर्ड मटेरियल पे, तो उस टाइम क्या होगा कि इसका ऐसे बिहेव हो जाएगा जैसे मानो यूनिट चार्ज ना होके उस पर क्या हो, फ्रैक्शन ऑफ चार्जेज है, बहुत कम चार्जेज है, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी तो पता ही होगा, एक ऐसा मटेरियल जहां पे उसका रेसिस्टेंस जीरो हो और एनर्जी लॉस जीरो हो, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाए, ठीक है, कंडक्टिंग ज़्यादा हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सुपर कंडक्टिंग। कहाँ इसका यूज होता है, तो MRI मशीन में, मेडिकल में यूज होता है, मैगलेव ट्रेंस में यूज होता है और क्वांटम कंप्यूटर में यूज होता है। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स कुड रिवोल्यूशनाइज द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने हैं उसको रिवोल्यूशनाइज कर सकता है और स्मूथ बना सकता है, एनर्जी ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, कंप्यूटिंग सिस्टम को अच्छा कर सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर हो सकता है। साइंटिफिक इंपॉर्टेंट ये है कि हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड, ये साइंटिस्ट को मदद करेगा समझने में कि मैटर एट द एटॉमिक स्केल पे कैसे बिहेव करते हैं। इमर्जेंस ऑफ अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, अभी तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, बोस इंस्टेंट कंडेंसेट हो गया, इसके अलावा ये नए स्टेट का इजाफ होगा, नया स्टेट हमारे पास आ सकता है। क्वांटम इंटरेक्शन को हम लोग मतलब कि पढ़ सकते हैं। चैलेंजेस क्या है ये करने में, कि देखिए ये जो भाई आप करना चाहते हो, बातें तो करने के लिए ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए और उस लो टेम्परेचर को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और क्वांटम स्टेट्स जो इसका बनेगा वो बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक है, वो बहुत कम टाइम के लिए टिक पाएगा उसमें, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ग्रेफीन वर्ड ध्यान में रखिएगा और क्वांटम मैकेनिक्स। ग्रेफीन क्या होता है, तो जैसे कार्बन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 10th में या 12th में आप लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा होगा। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक हो गया आपको ग्रेफाइट हो गया, और एक आपको C60 बकमिंस्टर फ्लोरेंस होता है, ठीक है, और एक आपको होता है डायमंड होता है, ठीक है। तो इसी C60 में से एक ग्रेफाइन होता है। एक सिंगल लेयर जो होता है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम के सिंगल लेयर को हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है, ये हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर होता है, उसका अगर सिंगल लेयर हम लोग पकड़ेंगे तो उसको ग्रेफाइन बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक्सीलेंट कंडक्टर होता है और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट होता है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, ये ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जब हम पार्टिकल को बहुत एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल पे पढ़ते हैं, बड़े लेवल पे पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स होगा, सिंपल सा, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स होगा। लेकिन उसको जब हम छोटे लेवल पे पढ़ेंगे, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। कंक्लूजन हमारा है, क्वांटम मटेरियल्स में रीडिफाइन द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अगर क्वांटम मटेरियल को हम अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, अच्छे से स्टडी कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए, तो इससे क्या होगा, क्वांटम मटेरियल में रीडिफाइन द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी को ये रीडिफाइन कर सकता है बाय अनलॉकिंग द इंटायरली न्यू वेज, एक नए तरीके को खोज निकालेगा इन विच द मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिहेव। अभी जिस तरीके से मैटर और इलेक्ट्रिसिटी बिहेव कर रहे हैं वो एक दूसरे तरीके से करने लगेंगे, जो हमारे टाइम को बचाएंगे, इफिशियंसी को इंक्रीज कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और इस टॉपिक से रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन दोबारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, गॉड स्पीड।